नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे और अब इसमें आगे पढ़ रहे। कल इंद्रियों संबंधी हमने इंद्रियों संबंधी पर लाकर छोड़ा था। अब आगे बढ़िए और नया लिखिए। आज देखना संबंधी लिखिएगा। देखना संबंधी वाक्यांश। देखना संबंधी वाक्यांश। देखिए, देखना संबंधी वाक्यांश आएगा इसमें या तो आएगा, देखिए, या तो आएगा दृश्य या फिर दर्शी आएगा। तो अब सीधा ले सकते हैं या दर्शी आएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला, इसके लिए आएगा समदर्शी। इसलिए क्या आएगा? समदर्शी आएगा, सबको समान रूप से देखने वाला। प्रेम पूर्वक, देखिए, प्रेम पूर्वक दूसरों को देखने वाला, दूसरों को देखने वाला, इसलिए आएगा प्रियदर्शी। प्रेम पूर्वक दूसरों को देखने वाला प्रियदर्शी आता है, उसके लिए एक शब्द। अगले देखिए, देखने हेतु या देखने के लिए लिखे गए संकेत। देखिए, देखने के लिए लिखे गए संकेत या हम कह सकते हैं शब्द, वाक्य, कुछ भी हो सकता, ध्यान रखिएगा। संकेत आदि कर दीजिए आप, संकेत आदि। इन्हें क्या कहते हैं? दृश्य लेख कहते हैं। दृश्य लेख, या जिसे हम कहते हैं पटकथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटकथा भी कहते हैं। जैसे कई बार आपने सुना, कई बार क्या हम देखते हैं समाचार पत्र टीवी में जब न्यूज चलती है, ठीक है, तो सामने जो व्यक्ति बोलता है न्यूज, ठीक है, जैसे मतलब हम डीडी न्यूज पर ऐसी चीज देखते हैं तो सामने पटकथा लगी होती है, वो उस पटकथा को देखता है और फिर बोलता है। हमें लगता है सब कुछ याद है, होना याद नहीं होता है, ठीक है। सामने पटकथा लगी होती है और उसको पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पटकथा। दृश्य लेख कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? दृश्य लेख कहते हैं। लेके आप इन्हें जो दिखाई देने के योग्य हो। देखिए, जो दिखाई देने के योग्य हो, दिखाई देने के योग्य हो, उसे बोलते हैं दृष्टव्य। उसे क्या कहते हैं? दृष्टव्य कहते हैं। देखिए, दृष्ट आ सकता है, दर्श आ सकता है, अथवा दृष्टि भी तो आ सकता है, दृष्टि भी तो आ सकता है।
देखिए किसी चीज को या किसी बात को, देखिए किसी चीज को किसी चीज को प्रामाणिक रूप में देखना, किसी चीज को प्रामाणिक रूप में देखना, ठीक है। जैसे हम कई बार बोलते हैं मतलब कैसा, मैं प्रमाण बताइए, दृष्टांत, क्या बोलते हैं, दृष्टांत। किस चीज को प्रामाणिक रूप में देखना दृष्टांत होता है। स्पष्ट दिखाई देने वाला, देखिए जो स्पष्ट दिखाई देता हो, दृष्टिगोचर। जो स्पष्ट दिखाई देता हो दृष्टिगोचर, लिखिए आप। जिसको अभी तक सिलेबस नहीं पता है, क्या ऐसे की तैयारी कर रहे हो और आप, वैकेंसी आने का भी महीने हो गया, सिलेबस नहीं पता आपको। सिलेबस तो बिल्कुल दीवार पर चिपका, क्या मस्तिष्क में होना चाहिए एक एक बिंदु। मैंने को पहले बोला कि पाठ्यक्रम आपको पूरा याद होना चाहिए। अब आपको अभी तक पाठ्यक्रम नहीं पता है कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, तो लड़कों ने तो रट लिया, मतलब रट क्या लिया, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया। ध्यान रखना, ऐसे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ दो तीन बार पढ़ चुके हैं। तो पढ़ते रहिए आप। ठीक है, जो स्पष्ट दिखाई देता हो या स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला दृष्टिगोचर है। एक आता, देखिए किसी को सरसरी निगाहों से देखना, सरसरी निगाहों से देखना, यह आपके काम की बात है भैया। इसे कहते हैं हम दृष्टिपात। किसी को सरसरी निगाहों से देखना दृष्टिपात है। अब सरसरी निगाह क्या होती है आप खुद पता करिए, ये आपकी वश की बात है। एक नोट लिखिएगा, देखिए दूर की बात सोचने समझने वाला, दूरदर्शी। दूरदर्शी, इसके लिए एक और भी आता है अग्रसोची। दूरदर्शी या अग्रसोची, दूरदर्शी आएगा फिर अग्रसोची आएगा। एक होता है कि जो भविष्य की बात सोच लेता है, जो भविष्य की बात सोच लेता है, इसलिए आता है भविष्य चेता। भविष्य के लिए चेत जाता है, ठीक है, उसको होता है भविष्य चेता। चेत जाता बोलते हैं, मतलब चेत जाना।
ठीक है, लेके आप ये तो यहां देते हैं विराम। अगला लिखिए बुद्धि संबंधी। देखिए अभी आप जो सोचते हैं ये बहुत अच्छी बात है, पर अपना ज्यादा समय, जितना समय हो सकता है अधिकतम समय, अब अधिक नहीं, अधिकतम समय पढ़ने में दीजिए आप। मैं आपको इतना बता रहा हूं, जिंदगी के उस मोड़ पर आप इतना पछताओगे जिस मोड़ पर जाने के बाद आप कभी परीक्षा नहीं दे सकते हो। ठीक है, उस दिन का इंतजार मत कर लेना। अभी आपको हो सकता है कि लग रहा होगा क्या है, अगली आ जाएगी, ऐसा कर लेंगे, ऐसा भी सोच रहे हो तो थोड़ा गलत में बाहर निकाल देना। ये या कितना समय आप अभी दे सकते हो ये आप पर निर्भर है। हमें जिंदगी में आगे जाके पछताना नहीं है। और ये जो वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा, हम राजस्थान के निवासी हैं, इस बात को थोड़ा सोचिएगा। हम राजस्थान के निवासी, राजस्थान के व्यक्ति हैं, और यहां पर पुलिस की नौकरी को, ठीक है, एक रुतबे की नौकरी समझा जाता है, और वो भी उसमें थानेदार की नौकरी हो। अब जानते हो एक जिले में, ठीक है, मैं कमिश्नरेट प्रणाली का नहीं कह रहा हूं, मैं जिले का कह रहा हूं, एक जिले में सबसे ज्यादा जो पावर होती है, ठीक है, ग्रामीण पुलिस जो समझा जाता है, शहर में समझा जाता है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट एसपी थानेदार के पास होती है, एसपी और थानाधिकारी के पास होती है। अब आप थानाधिकारी बनने जा रहे हो, ठीक है, आपकी वैल्यू होगी बहुत ज्यादा। आप ये समझ लीजिए, ठीक है, नौकरी लगते ही आपको महसूस हो जाएगा, ठीक है, उसी दिन महसूस हो जाएगा कि मैं एक व्यक्ति हूं, उस धरती पर आया हूं और अब मैं एक इंसान हूं। अभी तक आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा होगा। जिन लोगों को आप नमस्कार करने लिए खड़े रहते हैं, वो आपका मतलब नाम जानते उधर मुंह कर लेते हैं, वे आपके घर तक आएंगे आपको ढूंढने के लिए, एक इस वैकेंसी में। किसी देखिए, आप भले ही फर्स्ट ग्रेड बन जाइए, मैं आपसे कहता हूं भले फर्स्ट ग्रेड बन जाइए, आप कॉलेज लेक्चर बन जाइए, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे ठीक है अच्छी नौकरी मिल गई, ठीक है, लेकिन जिस दिन ये लगे सेकंड ग्रेड नौकरी है एसआई की, जिस दिन आप बन जाओगे, आप सोचिएगा, ठीक है, उसमें पता चलेगा इस पोस्ट की क्या वैल्यू है। बात ग्रेड की नहीं है, ठीक है, बात यह कि पोस्ट की कितनी वैल्यू है। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में इस पोस्ट की बहुत वैल्यू है, इस पोस्ट का बहुत मान सम्मान है, बहुत इज्जत है इसकी, ठीक है। आपकी दिनचर्या जिंदगी बदलेगी, ये पोस्ट ध्यान रखिएगा। बस उस तक आप पहुंच जाइए। मैं तो ये कहता हूं जितना समय दे सकते हो है आपके पास में, और पहुंच जाइए आप चाहते हो ना कि मेरा भी कोई मान और सम्मान हो, ठीक है, मेरा मान सम्मान हो समाज में, ये पोस्ट है आपके लिए। अब जहां जाके खड़े होगे, ठीक है, दुनिया आपके पीछे रहेगी वहां पर। मैं ये नहीं कहता आपसे कोई उच्च अधिकारी हो तो, और ये भी ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखिएगा, भले ही आपके आसपास में एसपी महोदय भी आ जाएं, लेकिन जिस थाने में आप होंगे, ठीक है, वहां सबसे ज्यादा वैल्यू आप ही की होगी, कि जनता सीधा आपको ही जानेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है पोस्ट। आप इस तक पहुंच जाइए, आप कैसे ही करके पहुंच जाइए, आप उसके लिए पढ़िए आप। देखिए किसी प्रश्न का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आरपीसी में से, देखिए किसी प्रश्न का तत्काल संतोषजनक उत्तर खोजने वाली बुद्धि। देखिए किसी प्रश्न का तत्काल संतोषजनक उत्तर खोजने वाली बुद्धि, इसलिए क्या आएगा, प्रत्युन्नति। देखिए प्रतिधन रुको, हाँ, प्रत्युन्नति। जिसकी बुद्धि
कुश की नोक के समान, तीक्ष्ण हो, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। मति यानी बुद्धि होता है। प्रत्युत्पन्न मति होता है। और देखिए असाधारण बुद्धि वाला, असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति क्या था इसके लिए? मेधावी। असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति मेधावी बोलते हैं उसको। देखिए, जो बुद्धि की प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता हो, उसके लिए आता है धिज्जु। जो बुद्धि की प्रेरणा देता हो उसके लिए आता है धिज्जु। अगला बिंदु लिखिएगा, ये बुद्धि वाला पूरा हो चुका है। एक किस्म है कठिन। देखिए, यदि आपको कठिन शब्द मिल जाता हो, कठिन शब्द संबंधी, शब्द संबंधी वाक्यांश, इसलिए क्या आएगा? या तो आपको मिलेगा दुर, और या फिर मिलेगा दुस, और फिर क्या मिलेगा? शब्द। शब्द के पहले या तो आपको दुर मिल जाएगा या मिलेगा दुस। किस संबंधी? कठिन शब्द संबंधी। यदि वाक्यांश में कठिन शब्द मिल जाता है, कठिन, तो ध्यान रखिएगा वाक्यांश के स्थान एक शब्द के लिए क्या आएगा? दुर या दुस आएगा, दुर या दुस आ जाएगा। जैसे देखिए, जिसे, देखिए जिसे भेदना, जिसे भेदना कठिन हो, कठिन हो, क्या था इसके लिए? दुर्भेद्य। दूर आ गया। जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। जिसकी आराधना करना कठिन हो, जिसकी आराधना करना कठिन हो, दुराध्य। ध्यान से देखना शब्द को, दुराध्य। अब बोलते हैं इसको देखिए दुराराध्य, सुनना, दुराराध्य। जब क्या बोलते हैं? दुराध्य बोलते हैं। दुर्धन, देखिए दुर्धन आराध्य लिखा इसने, तो इसको बोलिए दुराराध्य। केवल दुराध्य नहीं बोलिएगा, दुराराध्य बोलिएगा। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं दुर्गम के लिए, देखिए जहां जहां पहुंचना, जहां पहुंचना कठिन हो,
इसलिए आएगा दुर्गम। जहां पहुंचना कठिन हो इसलिए आएगा दुर्गम। जिससे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो इसलिए आएगा दुस्तर। क्या गया इसमें? इस बार देखिए दुस्तर, दुस आया यहां पर, जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। बहुत बढ़िया सरिता जी, आपको धन्यवाद है। कल पूरी इच्छा का सूत्र पढ़ाने के बाद भी आप इस तरह का प्रश्न कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं जानना ही ठीक होता। फिर लिख लिया आपने? किसी बात को बहुत ढंग से पढ़ाना किसी किताब में लिखा हुआ है तो आप खुद उसमें सुधार करने के योग्य बन जाइए। लिख लिया आपने? अगर देखिए, जिसे रोकना कठिन हो, जिसे रोकना कठिन हो। देखिए, दुर्निवार्य, जिसे रोकना कठिन हो, दुर्निवार्य। अगला, जिसे हराना, देखिए जिसे हराना या जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, इसलिए आएगा दुर्दांत। दांत यानी दमन, दुर यानी कठिन, दांत यानी दमन। जिसे मापना कठिन हो, जिसे मापना कठिन हो, दुष्परिमेय। परिमेय यानी मापना, दुष् यानी कठिन, दुष्परिमेय। जिसे वश में करना कठिन हो, जिसे वश में करना कठिन हो, दुर्धर्ष। धर्ष यानी वश, धर्ष यानी वश। जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध। बोध यानी कठिन, नहीं, बोध यानी समझ, दुर यानी कठिन। क्या बनेगा? दुर्बोध बनेगा। क्या बनेगा? दुर्बोध बनेगा। जिसे प्रयोग में लाना, प्रयोग को हम कह सकते हैं व्यवहार भी, कैसे ध्यान रखिएगा, प्रयोग या व्यवहार में लाना कठिन हो, कठिन हो। दुष् प्रयोजन का मतलब क्या होता है?
व्यवहार कठिन प्रयोग। दुष्प्रयोज्य, या इसके स्थान पर यह भी लिख सकते हो आप, दुष्प्रयोजनीय। लिखे भैया आप तो लिखने पर ध्यान दीजिए। ये पूरा हो गया है। अगला बिंदु देखिए आप, यदि आपको ऐसा मिल जाता है परीक्षा में, योग्य होने, देखिए योग्य होने या आवश्यक होने या उचित होने, यदि ऐसी बात मिल जाती है तो देखिए इसमें क्या आएगा, शब्द के साथ या तो यह प्रत्यय आएगा, ठीक है, और या फिर यह प्रत्यय आएगा, या फिर आएगा अन्य प्रत्यय। इन तीनों में से कोई एक प्रत्यय आएगा। कब? जब योग्य, आवश्यक या उचित हो। ध्यान रखिएगा, वाक्यांश में यदि इनमें से कोई शब्द आ जाता है, ठीक है, तो जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए आप, जैसे जो कहने के योग्य हो, जो कहने के योग्य हो, उसलिए क्या आता है, कथ्य, या हम कह सकते हैं कथनीय। भाई यहां पर ये या अन्य, कोई दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, वो निर्भर करता है कि शब्द कैसा है, वो शब्द पर निर्भर करेगा और आप खुद पढ़ लोगे। जैसे देखिए, जो सुनने के योग्य हो, जो सुनने के योग्य हो, उसलिए क्या आता है, श्रव्य। जो सुनने के योग्य हो उसलिए क्या आता है, श्रव्य आता है। जो जिसका प्रयोग करना आवश्यक हो, प्रयोजनीय, या जिसे जो प्रयोग में लाने के योग्य हो, तो भी क्या होगा, प्रयोजनीय ही होगा। लिखिए, जो सिर पर रुको जिसे सिर पर धारण करना उचित हो, सिरोधारी है। सिरोधारी है। जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय।
विश्वास धन अन्य प्रत्यय, विश्वसनीय। महत्वपूर्ण है, जिसे त्यागना, देखिए जिसे त्यागना आवश्यक हो, त्याज्य है। जिसे त्यागना आवश्यक हो, त्याज्य है। इनके सिलेबस की पढ़िए, सिलेबस हो जाएगा मेरे हिसाब से 5 तारीख तक या लास्ट 10 तारीख तक पूरा हो जाएगा। ये जो अभी चल रहा है ये वाला, ज़्यादा नहीं बचा आपके। 5-10 तक तारीख पूरा हो जाएगा, आप आराम से हो जाएगा ये तो है ना। सिलेबस वाली ये चीज़ें मत करो आप, हो जाएगा। अन्य, अन्य यहां पर लिखा है, अन्य नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा यह लोगो आ रखा है यहां पर, ठीक है। यहां देखिए अन्य, ध्यान रखिएगा, अन्य है। लिख लिया आपने? तो लिखने गति बढ़ाइए। देखिए जिससे संबंध प्रश्न करना, उचित या आवश्यक हो, प्रश्न भी है, अच्छा है, थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। देखिए अब प्रश्न भी है, महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखिएगा। जो देवताओं के योग्य हो, दिव्य है। ये क्या हो जाएगा? दिव्य हो जाएगा। जल्दबाजी का उतावली 2 बार फोड़ा पाती है, इस राजस्थानी में कहावत है, ठीक है। उतावली 2 बार फोड़ा पाया करें, राजस्थानी वैसी कहावत चलती है। तो भैया थोड़ा ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी बहुत मतलब क्या बोलते हैं, घातक कदम हो सकता है आपके लिए। अभी आपको संभल कर चलना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य रखना होगा आपको। धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होगा इस वक्त के लिए आपके। अगला देखिए, गया हो या हुआ हो। यदि गया हो या हुआ हो मिल जाता है वाक्य में तो ध्यान रखिएगा, नंबर वाक्यांश मिल जाता है तो ध्यान रखिएगा, शब्द के साथ में क्या आएगा? शब्द के साथ में इत प्रत्यय आएगा। क्या आएगा? इत प्रत्यय आएगा। देखिए जिसके बारे में कहा गया हो, कहा गया हो, क्या आएगा? कथित।
जिसके बारे में कहा गया हो, इसलिए क्या आएगा? कथित आएगा। देखिए, जिसे पहले सुना हुआ हो, श्रवित। जो पढ़ा हुआ हो, क्या है इसमें? पठित। जो लिखा हुआ हो, लिखित। एक और बचा है। लिख लिया आपने? एक और बचा है, उसे देखिए आप। देखिए, वाक्यांश में यदि आपको न या नहीं मिल जाए, देखिए वाक्यांश में यदि आपको न या नहीं मिल जाता है तो ध्यान रखिएगा, या तो अ उपसर्ग आएगा या फिर आएगा अनुपसर्ग। देखिए, या तो आएगा अ उपसर्ग या फिर आएगा अनुपसर्ग आएगा पहले, और फिर क्या आएगा? शब्द आएगा। वो किससे संबंध भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जो किसी से संबंध भी हो सकता है। जैसे देखिएगा, देखिए जो खाने के योग्य, अब मैं आपसे कहता हूं जो खाने के योग्य आ गया और यह लिख दिया मैंने हो, ठीक है, इसलिए क्या आएगा? हम जानते हैं क्या आता है? खाद्य आता है। अभी ऊपर लिखा थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था? कि योग्य हो, तो शब्द के साथ क्या आएगा? ये आएगा, ये आएगा या फिर अन्य आएगा। यहां पर ये क्या कह रहा है? ये आ गया, खाद्य बन गया। अब ये कह रहा है जो खाने के योग्य न हो। जब भी आपको लगता है न आ गया है तो मानकर चलिए वहां पर क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना होगा ठीक से। जैसे देखिए, कुछ भी हो ध्यान रखिएगा, जो संभव न हो, ऐसा परीक्षा वैसे करता नहीं है। जो संभव न हो तो हम जानते हैं क्या बन जाएगा? असंभव बन जाएगा। असंभव बन जाएगा। जैसे देखिए, जिसका ज्ञान, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, हम क्या लिखते हैं इसमें?
अगोचर। तो अ आएगा, देखिए अ आएगा या नहीं आएगा, आएगा। जैसे देखिए, जो तुलना के योग्य न हो, जो तुलना के योग्य न हो, क्या आएगा इसके लिए, अतुल्य। जो दिखाई, देखिए जो दिखाई न पड़ता हो, अदृश्य। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जब भी आपको न या नहीं मिले तो हमेशा ध्यान रखिए आएगा अ या अन आ जाएगा, उसमें अ या अन आएगा। जो दिखाई न पड़ता हो, अदृश्य। तो इस प्रकार इन चीजों को आप ले सकते हो। देखिए जहां तक मेरी पहुंच थी वहां तक मैंने आपको वाक्यांश पढ़ा दिया, खूब पढ़ाए। ठीक है, हम मतलब 3-4 घंटे वाक्यांश पढ़ चुके हैं। अब बाकी जो वाक्यांश है, ठीक है, जो इनमें नहीं बैठते हैं और आपको लगता है कि पढ़ने होंगे, ये आपको खुद पढ़ने होंगे। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, जहां तक है कि वाक्यांश विषय विद्यार्थी को खुद को पढ़ना होगा, इनके अतिरिक्त तौर पर। ये पहली बार मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं और कुछ बातें बोली जाएगी कि सब कुछ हम नहीं दे सकते आपको, अथाह भंडार चीजें होती है ना, आपके पास समय है, अब उसका सदुपयोग कीजिए आप। मैंने आपका समय बचा दिया कि ऐसी बातें जो थी, मतलब 70% मैं आपको लेकर चल गया हूं, मतलब 60%, 70% में लेकर चल गया आपको। कौन सा वाक्यांश, बाकी 30% खुद को चलना होगा वहां पर। और जानते हैं हम, रास्ता दिखा सकता हूं मैं आपको जहां तक संभव है। अब सीधा मैं आपको वाक्यांश लेकर आऊं, सीधा एक शब्द लेकर आऊं, वाक्यांश एक शब्द, वाक्यांश एक शब्द, बस यही होगा, और तो क्या होगा उसमें, तो समय आपका भी जाएगा, मेरा भी जाएगा। जो पढ़, देखिए चीज वही होगी जो समझने योग्य होगी और पढ़ने योग्य होगी, उसी को पढ़ाया जाता है। और जो खुद के पढ़ने योग्य होती है, फिर उसको खुद को पढ़ना होता है, ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार उस चीज को पढ़ सकते हो। पुस्तक आपको एक कोई भी पढ़नी होगी तो पढ़ रहे हो, उसमें जो मिला है उसमें से देख लीजिए आप, और अलग से उन्हें लिख लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। मेरे अनुसार लिखने का आपके पास समय नहीं है अब लिखने के लिए, कि नोट्स बनाने के लिए आपके पास समय नहीं है। कक्षा में जो सर पढ़ाते हैं उनके नोट्स बनाइए, खुद बैठोगे किताबें ढूंढोगे, इसके लिए आपके पास समय नहीं है। अब तो जो भी पुस्तक मिलती है, इनके अतिरिक्त जो भी बात आपको हो, सीधा हाईलाइट करिए, और जब दोबारा पढ़ना हो, ये डायरी पढ़ ली और वहां से हाईलाइट पढ़ लिया, आगे बढ़ गए। ये तरीका आपको अपनाना होगा, सबसे आसान तरीका ये है। और जब आप एक बार पढ़ लेते हो, आप हाईलाइट करते हो, ध्यान रखिएगा उस समय यह ध्यान रखना है, मेरे अनुसार सबसे बढ़िया तरीका यह, जैसे वाक्यांश पढ़ते हो, देखिए मैं आपको थोड़ा पढ़ने का तरीका बता दूं, वाक्यांश को कैसे पढ़ना होगा। जैसे कोई पुस्तक दे रखी है, पुस्तक में इस प्रकार वाक्यांश दिए होते हैं, और शायद वो वर्णमाला क्रम से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो वाक्यांश आपको आता है उसको छोड़ दो। जो लगता है कि नहीं यार ये मुझे आता नहीं, मैंने आपको लिखा ही नहीं है, एक काम करो, उसको सीधा पेंसिल से टिक करो यहां पर ऐसे। जो नहीं आता है उसको टिक करो पेंसिल से, या जो आता है उसको टिक कर लो। सबसे बढ़िया यह है कि जो आता है उसको क्या कर लो, टिक कर लो। यह सबसे बढ़िया चीज रहेगी। जो आता है उसे क्या कर लो, टिक कर लो। जो नहीं आता है उसको छोड़ दो। जब दोबारा पढ़ना हो तो केवल वे ही पढ़ने हैं जो आपको नहीं आते हैं। अब इसका कारण सुना एक और, याद कैसे होगा, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो और आपको पता है कि मुझे यह नहीं आ रहा था, ठीक है, कि वाक्यांश देखते पता चल जाएगा, मस्तिष्क खुद ढूंढ लेगा, ठीक है, वो पता कर लेगा कि संभावना तो पहुंच जाएगा। ये आपको लगता है अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूं, तो कोई बात नहीं। जब दूसरी बार, पहली बार पढ़ोगे, जो मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ रहे हो, तो टिक कर जाना जो आता है, दूसरी बार देखना। जब दूसरी बार पढ़ो तो पहली बार जो लिखे आपने वो तो आपको सेशन निकाल देखना ही है, लेकिन जो आपने टिक नहीं किया है उनमें से ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है, जो एक बार पढ़ने पर दूसरी बार आपको याद हो गए हैं, उनको टिक कर जाना। जब तीसरी बार पढ़ोगे इस चीज को आप,
तो आपको लगेगा लगभग आपको सारे आ रहे हैं, लगभग सारे आ रहे हैं। और ये आपको करना होगा, और सप्ताह में एक दिन तो करना ही होगा। हिंदी के लिए मैंने आपको पहले कह दिया कि सप्ताह के लिए एक दिन आपको करना होगा। वाक्यांश में क्या है कि किसी पुस्तक में गलती की संभावना नहीं है, ये भरोसा रखिए आप, क्योंकि सब कॉपी पेस्ट हो रखी है, तो गलती कोई संभावना नहीं है। जो भी मिलता है उसको पढ़ते रहिए आप, सब कॉपी पेस्ट। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कुछ मिस हो गए तो बात अलग है, कुछ शब्दों की मतलब अशुद्धि हो सकती है, बाकी वाक्यांश अशुद्धि शायद नहीं होती है किसी पुस्तक में। आप आराम से इसको हल कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो आप। बस ध्यान, टिक का ध्यान रखना। टिक से क्या होगा कि समय आपका बचेगा। आप बोलेगा टिक नहीं किया, उसी को दोबारा पढ़ लो, अंतिम समय तो वही पढ़ो ना आप, कि जो टिक नहीं किया, बाकी तो मस्तिष्क ढूंढ लेगा अपना वहां से। लिख लिया? चलिए नया विषय शुरू करिए, और उसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह लिखिएगा, विराम चिन्ह। अच्छा विषय है, और आपको जानकारी भी है, प्रश्न आता भी है। देखिए प्रश्न शायद अभी तक जो प्रश्न है केवल विराम चिन्ह के नाम से प्रश्न आते हैं, या किस में विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हो रखा है, यह प्रश्न आता है। मतलब वाक्य शुद्धि के साथ संबंध करके प्रश्न देता है। सुन लेना, विराम चिन्ह का प्रश्न किस किस के साथ आ सकता है। विराम चिन्ह का, सीधा विराम चिन्ह का उपयोग भी आपसे, प्रयोग भी आपसे पूछ सकता है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, या एक विराम चिन्ह का नाम देगा और 4 विकल्प देगा, और इस विराम चिन्ह का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है, दे सकता है। दूसरा वाक्य दे देगा और पूछे किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ज्यादातर तो परीक्षक यही करता है कि वाक्य में ही आपसे क्या करता है, पूछता है, क्योंकि विराम चिन्ह का प्रयोग तो वाक्य में ही करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, किसके साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है ये भी पूछ लेता है। लेकिन वो पूछता इसलिए नहीं है कि कई बार क्या होता है, चीजें मतलब विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव, ठीक है, विश्राम, रुकावट, रुकना। तो ये वाक्य पर निर्भर करेगा कि कब कैसे रुकोगे। पर कुछ का क्या होता है, निश्चित होता है कि ऐसे ही, मतलब इन परिस्थितियों में ही विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो लिखिएगा अर्थ, अर्थ लिखिएगा, और लिखना इसमें विराम चिन्ह का अर्थ होता है, अर्थ होता है विश्राम। विराम चिन्ह का अर्थ होता है विश्राम, या हम कह सकते हैं ठहराव। विश्राम, ठहराव, ये विराम चिन्ह के अर्थ हैं। और लिखिए परिभाषा। लिखिए परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या बनती है, हम भाषा के माध्यम से देखिए हम भाषा के माध्यम से जब विचार प्रकट करते हैं, हम जब देखिए हम भाषा के माध्यम से जब विचार प्रकट करते हैं, तब एक विचार की अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति के बाद। अब हो सकता है कि विचार का संबंध यहां पर कुछ और भी मतलब कह सकते हैं कि पूरा विचार दो। देखिए पूर्ण विचार अलग बात होगी, इसलिए कहा कि विचार, एक विचार की अभिव्यक्ति के बाद सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए जो विश्राम या ठहराव लेते हैं, विश्राम या ठहराव लेते हैं, उसे विराम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। और देखिए विराम कहते हैं और विराम दर्शाने के लिए विराम दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, विराम दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं। ये दो प्रकार के हैं। कौन? क्या दो प्रकार हैं? विराम चिन्ह दो प्रकार के हैं। पोस्ट अच्छी है, घबराना मत, सबकी तैयारी एक जैसी है। ठीक है, कुछ की मतलब 20-30% विद्यार्थियों की तैयारी बहुत अच्छी होगी, अधिकांश की तैयारी क्या है? एक जैसी है। घबराना मत, मेरिट बहुत कम जाएगी, इस बात की गारंटी कहता हूं। तो रुकना मत, ठीक है, आस में छोड़ देना क्या तारीख आ गई, मतलब अब जो पढ़ेगा वो निकल जाएगा, मानकर चलिए, मेरा विश्वास रखिए इस बात को आप। मेरा अनुभव कहता है पिछली 2 भर्तियों का, पहली 2010 की तुलना में 16 वाले की मेरिट कम गई है, इसकी मेरिट कम जाएगी, मानकर चलिए कि पेपर बहुत कठिन है, समय आपके पास बहुत बहुत कम बचा है। ठीक है, तो ज्यादा जाने के चांस ही नहीं है, ये ध्यान रख लेना। आप ये सोचोगे कि यार ये 3,000 बन गया, मतलब ये स्थिति हो जाएगी इस बार, ध्यान रखना कि समय आपके पास बिल्कुल बिल्कुल कम बचा है, क्योंकि लॉकडाउन में काफी मैं जानता हूं अस्त व्यस्त हो चुके थे। जो नहीं हुए वे तो खुशकिस्मत ने, वो खुश नसीब है, मेहनती है वे तो। ठीक है, जो हुए घबराइए मत आप। ठीक है, और अब हम केवल पढ़ने में बार बात करेंगे। अब आपके 2 दिन आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया बीच बीच में। लिख लिया आपने? लिखने की गति बढ़ाइए। देखिए विराम चिन्ह का, अरे रुको रुको, विराम चिन्ह का नहीं है, विराम का अर्थ होता है, माफ करिएगा, विराम का अर्थ होता है विश्राम या ठहराव। यहां देखिएगा, विराम का अर्थ होता है विश्राम या ठहराव। परिभाषा, हम भाषा के माध्यम से जब विचार प्रकट करते हैं तब एक विचार की अभिव्यक्ति के बाद सांस लेने के लिए जो विराम या ठहराव लेते हैं उसे विराम कहते हैं। और
विराम दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। ये केवल अध्ययन सुविधा के लिए प्रकार किया जा रहा है। कंपटीशन बढ़ा दिया, मस्त रहो। हिंदी तो आपकी जिसने पढ़ी है ना, उत्कर्ष ऐप में हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो ये मान कर चलिए कंपटीशन तो जीके पेपर करेगा तय। यदि ये डायरी पढ़ ली ना पूरी, सफिशिएंट है। जो पढ़ाएगा टॉपिक, अभी तक तो मैं आपको एक टॉपिक बोला वाक्यांश की स्थापना एक शब्द के लिए, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लिख लेना, नोट कर लेना, पहला विषय बोला मैंने आपको। बाकी तो जो पढ़ा है ना वो सफिशिएंट है। अति में कम नहीं है, अति में कम नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मानकर चलिए आप। लिख लिया आपने? ठीक है। दो कौन से प्रकार हैं उन्हें देख लीजिए आप। पहला, प्रधान विराम चिन्ह। देखिए, प्रधान विराम और दूसरा गौण विराम चिन्ह। पहला प्रधान है, दूसरा गौण है। ये कौन से हैं, वे कौन से? देखिए, ऐसे विराम चिन्ह या ऐसे विराम चिन्ह जिनका, ऐसे विराम चिन्ह जिनका प्रयोग अति आवश्यक हो, अति आवश्यक हो। और देखिए, ऐसे विराम चिन्ह जिनका प्रयोग अति आवश्यक हो और जिनका प्रयोग न करने से वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता हो, ध्यान रखिएगा। ऐसे विराम चिन्ह जिनका प्रयोग अति आवश्यक हो, मतलब आप बिना विराम चिन्ह के चल नहीं सकते। ठीक है, वाक्य में देखिए दो प्रकार के विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, तो ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए इनकी। तो किनकी? प्रधान वालों की। साफ लिखा है कि जिनका प्रयोग अति आवश्यक हो, ठीक है, हाँ, और जिनका प्रयोग न करने से वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता हो, उन्हें प्रधान विराम कहते हैं। उन्हें प्रधान विराम चिन्ह कहते हैं, हम विराम चिन्ह कहते हैं। जो हैं, ठीक है, वो नीचे लिखेंगे अपन, वो नीचे लिखेंगे। यहां देखिए, ऐसे विराम चिन्ह जिनका प्रयोग, ऐसे विराम चिन्ह जिनका प्रयोग कुछ विशेष स्थानों पर, कुछ विशेष स्थानों पर
ही किया जाता है, किया जाता है, और जिनका प्रयोग करने या न करने से वाक्य के अर्थ पर, करने या न करने से वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, उन्हें गौण विराम चिन्ह कहते हैं, कहते हैं, जो हैं। लिखिए आप, मेरे क्लास का टाइम ठीक है, सफिशियंट है, और जो एक बार कोर्स पूरा हो रहा है, ठीक है, ये 10 तारीख तक लगभग पूरा हो जाएगा, 5 और 10 के बीच कभी भी हो जाएगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अब 5 और 10 के बीच मुझे एवरेज लग रहा है, ठीक है, 10 या 15 दिन में, 10 से लेकर 15 दिन बीच में कभी पूरा हो सकता है ये, तो ज़्यादा बचा नहीं है, मस्त रहें, टाइमिंग की कोई ज़्यादा मतलब है नहीं आपके लिए। लिखें आप, थोड़ी गति बढ़ा के लिखिएगा। लिखने की गति बढ़ाइए। देखिए, प्रधान विराम चिन्ह और गौण विराम चिन्ह लिख लिया आपने। अब देखिएगा कौन कौन से है, एक बार इन्हें देख लीजिए, इससे क्या है कि आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएगी। पहली बात देखिएगा, पूर्ण विराम, दूसरा अपूर्ण विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा अल्प विराम, और पांचवा अत्यल्प विराम। ये देखिए, अब जो ये है
हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के, अब सामान्यतः 4 प्रकार के प्रयोग ले रहे हैं, 5वां बहुत होता ही नहीं है प्रयोग, आज हट गया पूरी तरह से, अत्यल्प का प्रयोग ही नहीं करते हैं। ठीक है, कितने 4 ही हैं। पूर्ण विराम कौन सा है, इसे देख लीजिए एक बार आप। पूर्ण विराम यह है, मैं सारे विराम चिन्ह को कोष्ठ लिख दूं चल जाएगा, इसे क्या है कि नहीं लिखने चलेगा। देखिए ये पूर्ण विराम है। अपूर्ण विराम में कौन सा आएगा, देखिए अपूर्ण विराम है, यही विराम है, ध्यान रखना। ये जो विराम लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, ये वास्तव में अपूर्ण विराम है, ध्यान रखना। जो 2 बिंदु लगा रहा हूं अपूर्ण, आज इसका प्रयोग पता चल जाएगा आपको होगी। मैंने कहीं पर भी विराम चिन्ह की अशुद्धि नहीं की, ध्यान रखिएगा। पूरी व्याकरण लिखी है, यदि आपने देखा देख लिखी होगी तो कहीं अशुद्धि नहीं कर रखी है। अर्धविराम, अर्धविराम है ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा आता है, यह अर्धविराम होता है। अल्प विराम में केवल क्या आता है, कॉमा आता है। और अत्यल्प विराम क्या होता है कि ऊपर की ओर देखिए ऐसी स्थिति आती है, और इसका प्रयोग हम करते नहीं है। अत्यल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, इसको कोष्ठ बंद कर रहा हूं, इसको ना तो हम पढ़ेंगे ना को बात। ठीक है भाई, इसे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं। परीक्षा में कभी आ भी जाए मान ली विकल्प में, तो ध्यान रखिएगा ऐसा हिंदी विराम चिन्ह है, पर इसका प्रयोग बहुत कम होता है और नहीं के बराबर, इसलिए हम पढ़ना है ही नियम है। बता दिया किस प्रकार का है। आदिल क्या करते हैं, इस अत्यल्प के स्थान पर, ठीक है, आपने सही देखा होगा, देखिए जहां मैंने ये ऊपर लिखा है, रुकना 1 मिनट, आप लोग शायद इससे देखिए ये नीचे की ओर इसका प्रयोग करते हो, करते हैं, अंग्रेजी में समझते करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मेल लिखना होता है, उस समय आता ये कहता है, जैसे मेल लिखना होता है, ठीक है, एम रुकिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे लिए कर दिया, हिंदी में 3 प्रकार से चलते हैं इसको। अब देखिए, जैसे मैं मेरा ही बोल देता हूं, ठीक है, जैसे चलिए किसी का लेते हैं, एक्स वाई जेड को भी कर लेते हैं, ठीक है, ये लिख दिया हमने एक्स वाई जेड, ठीक है, और एक्स वाई जेड 111, या हम कह सकते हैं, ये इस तरह से करते हो आप 111 ये जो आप कर रहे हो, ये हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, पर नहीं करते हम इसको, ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे लगा था कि इसको सम्मिलित कर लेना चाहिए हमारे यहाँ पर, तो कर लिया, हो सकता है बाद में हो जाए, बाद में हो जाए, इसलिए बहुत कम न गणीय पुस्तकों में दिया जाता है, ठीक है, गिनती की 2-4 पुस्तक मिलेगी बड़ी मुश्किल से जहां पर ये चीज मिलेगी। तो ये जो विराम जी जो प्रयोग करते हो, ठीक है, ये जो गैप लगा रहे हो, ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, अत्यल्प बोलते हैं वैसे। और कुछ हिंदी में क्या करते हैं, कुछ ऊपर लगाते हैं, कुछ नीचे को बोलते हैं, ये चलता रहता है, इसलिए इस पर हम विचार नहीं करने वाले हैं। यहां देखिएगा, यहां ये कितने हैं, इनको देख लीजिए आप, देखिए योजक चिन्ह, पहला कौन सा है, योजक चिन्ह है। अब योजक चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह ये वाला है, डैश लगती है छोटी सी, ये योजक चिन्ह है। दूसरा निर्देशक चिन्ह, दूसरा निर्देशक चिन्ह आएगा, और निर्देशक चिन्ह कौन सा है, योजक का दुगुना, जो योजक है उसी का दुगुना कौन सा है, निर्देशक है, ध्यान रखिएगा, जो योजक है उसका देखिए यहां पर केवल विराम से काम चल जाता है, लेकिन यहां पर सबके साथ चिन्ह लगता है, तो केवल नाम के भेद से भी क्या कर सकते, आप इन्हें अलग कर सकते। अर्ध विराम चिन्ह बोलने का अवसर नहीं है, केवल अर्ध विराम बोलोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहां पर योजक नहीं बोलते हम, योजक चिन्ह बोलते, ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा। ये जो गौण आ रहे हैं, गौण में सबके नाम के साथ क्या लिखा जाएगा, चिन्ह लिखा जाएगा, और जो प्रधान थे उन पर क्या लिखा, केवल विराम लिखा है। सुनारी बात, देखिए प्रधान में क्या लिखा हमने, केवल विराम लिखा है, ठीक है, और योजक में क्या लिख रहे हैं, योजक में हम क्या लिख रहे हैं, बराबर चिन्ह लिखते जाएंगे, क्या लिख जाएंगे, चिन्ह लिखते जाएंगे, ठीक है। आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसे एक दो प्रश्न आया कि इनको चिन्ह क्यों नहीं लिखा वहां पर, क्योंकि प्रधान है तो वहां चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है, और वो इसी नाम से जाने जाते हैं फिर सब के सब। तीसरा देखिए विवरण चिन्ह है, इसका प्रचलन भी देखिए बहुत कम हो चुका है, विवरण चिन्ह है, इसका प्रचलन भी
बहुत कम हो चुका है। और विवरण चिन्ह कौन सा है? ये वाला है। विवरण चिन्ह में क्या आता है कि जो अपूर्ण विराम है, अपूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह, देखिए अपूर्ण विराम ये वाला और निर्देशक चिन्ह को मिलाकर, ठीक है, मिलाकर जो चिन्ह बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे विवरण चिन्ह के नाम, विवरण चिन्ह का नाम दे रखा है उसे। किसे? इसको। हाँ, यदि आप अंग्रेजी में लेना चाहते हो, एक पूछ रहे कि अंग्रेजी में बता दीजिए। देखिए अंग्रेजी में, देखिए इसको हम बोलते हैं हाइपन बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम नाम देते हैं हाइपन, ठीक है। और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डैश। दोनों अलग है, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग है। इसको देख लेना आप, हाइपन और डैश केयर का। तो इन दोनों में अंतर थोड़ा देख लेना आप, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब क्या लगेंगे आपको, अलग लिखेंगे। चौथा देखिए, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण में कौन सा आएंगे? देखिए उद्धरण में आपके दो प्रकार के, एक दोहरे उद्धरण चिन्ह और एक इक्खर उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह लिखने का तरीका देखिए आप, पहले इस तरह लिखेंगे आप, दूसरा इस तरह लिखेंगे, और दोहरा आएगा इस तरह आएगा, और ये आ जाएगा। दोहरे हो गए, उद्धरण चिन्ह हो गया। तो इखरा और दोहरा दोनों क्या होता है? उद्धरण चिन्ह के रूप आएगा। और ये परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी क्रम में मैं लिख रहा हूं, ताकि आपको मतलब विस्तृत से संक्षिप्त की ओर पढ़ने वाले पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होगा? ये तो सबको पता है कौन सा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। छठा देखिए, विस्मय चिन्ह, ठीक है। विस्मय चिन्ह कौन सा होगा? ये भी सबको ही पता है, वैसे चिन्ह सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विस्मय चिन्ह कौन सा भाई? पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी लग जाती है, विस्मय चिन्ह हो जाएगा। सातवां लिखे आप, ये बिंदी लग जाएगी, विस्मय चिन्ह है। दिक्कत तो इनमें है जो ये चल रहा है ना, ये ठीक है, अर्धविराम है, पूर्ण विराम है। विशेष रूप से पढ़ने वाला कौन सा जानते हो? एक तो पूर्ण विराम पढ़ने वाला होगा, ठीक है। आप जानते हो कि एक विचार के बाद में आ जाएगा, वो बात अलग है, ठीक है। कुछ विशेष प्रश्न में और भी आता है, ठीक है। अर्धविराम पढ़ने योग्य है, योजक पढ़ने योग्य है, निर्देशक पढ़ने योग्य है, विवरण पढ़ने योग्य है, उद्धरण चिन्ह भी पढ़ने मतलब पढ़ने योग्य है। प्रश्नवाचक और विस्मय, प्रश्नवाचक को अर्धविराम के नहीं, पूर्ण विराम के साथ पढ़ेंगे थोड़ा समझ करके तो ठीक पढ़ने योग्य है, अन्यथा यहां पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पढ़ने की इतनी आवश्यकता है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए किस विराम चिन्ह को कितना समय देना, कितना पढ़ना है, यह भी आपकी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, अब पढ़े या नहीं पढ़े क्या फर्क पड़ता है? कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। वैसे देखा जाए तो हिंदी में तो एक ही कोष्टक, ध्यान रखिएगा कौन सा? ये वाला। हिंदी में तो एक ही कोष्टक चलता, ध्यान रखिएगा कौन सा? ये वाला ही चलता है, बाकी हिंदी में कोई कोष्टक नहीं आता है, ध्यान रखना। अब यदि आप लगाना चाहोगे कोष्टक तो कुछ बहुत सा चिन्ह है, मैंने तो यहां पर इसलिए लगाया आपको, इसको देखिए, इसको अलग से इसलिए बता रहा हूं, ये कोई कोष्टक नहीं लगाया मैंने यहां पर। हिंदी में आप कहते ना कि छोटा मंझलान बड़ा, हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल भाषा में केवल एक ही चिन्ह चलता है हिंदी में, कौन सा? ये कोष्टक है। और कोष्टक चिन्ह कौन सा है? ये इस प्रकार लिखते हैं, यही है, ठीक है भाई। आपके कोष्टक में कोष्टक आ जाए तो दूसरे चिन्ह पड़े लगाने के लिए, आप उनका प्रयोग करिए, आप उनका प्रयोग करिए चिन्ह का। आप केवल कोष्टक में कोष्टक क्यों लगा रहे हो? वो गणित में जो चलता है तो वो अंग्रेजी पद्धति पर अपनाया गया है, गणित में चलते होंगे, यहां इतने ही चल रहे हैं हमारे हिंदी में। भाषा है और भाषा में एक ही चिन्ह चलेगा, एक के लिए एक ही चिन्ह, ध्यान रखिएगा। लिख लिया? और देखिए आठवां, रेखांकन चिन्ह।
रेखांकन चिन्ह कौन सा आएगा? देखिए नीचे रेखांकित करते हो, यह वाला चिन्ह है, 9 वाला। 9 नंबर देखिए लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह कैसा आएगा? देखिए लोप चिन्ह में केवल इतना आता है, 1, 2 और 3 बिंदी का प्रयोग करेगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है 3 बिंदी का, अपना फोन स्विच ऑफ करना और बस ऑन कर लेना, ठीक है, देख लेना वहां कितनी बिंदी आती है, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ज्यादातर देखना हो तो आपको। और इनमें भी देखिए एक विशेष बात लिखाने वाला भी अंत में लिखा देता हूं कि वास्तव में विराम चिन्ह आए कहां हिंदी में? हिंदी में ये आए कहां से? लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। अब अलग देखिए इन चिन्हों के अलग अलग नाम भी हैं, वो हम गहराई में जब पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। लाघव चिन्ह कौन सा है? यह वाला है, संक्षिप्त लिखने वाला। और आजकल इसी तरह डॉट का भी प्रयोग भी करते हैं, किसका? बिंदी का प्रयोग भी करते हैं इसके स्थान पर। 11वां देखिएगा त्रुटि चिन्ह। जो बोलते हैं त्रुटि सुधार चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक है, त्रुटि सुधार चिन्ह भी कहते हैं, या इस हम कह सकते हैं त्रुटि सुधार के स्थान पर त्रुटि बोधक कर दीजिए आप, त्रुटि बोधक चिन्ह कर दीजिए। केवल त्रुटि का चिन्ह नहीं है, त्रुटि का बोध कराने वाला चिन्ह। और ये देखिएगा, ये है आपका त्रुटि बोधक चिन्ह, जिससे क्या बोलता है? हंसपद चिन्ह भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? हंसपद चिन्ह भी कहते हैं। हंसपद चिन्ह भी कहते हैं हम त्रुटि बोधक को। इसके बाद देखिए तुल्यता चिन्ह। कौन सा है? तुल्यता चिन्ह। कौन सा आता है? बराबर। तुल्यतम क्या जाएगा? बराबर वाला चिन्ह आ जाएगा। और देखते हैं आप तो आवृत्ति चिन्ह, इसमें कहते हैं आवृत्ति चिन्ह कहते हैं, ये वाला, इस तरह वाला आप करते हो ऐसे, इसको हम कहते हैं आवृत्ति चिन्ह कहते हैं। यह आता है आवृत्ति चिन्ह। और एक जिसे आप ऑब्लिक बोलते हो हिंदी अंग्रेजी में, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे उसे? उसके लिए आ जाएगा तिर्यक चिन्ह। तिर्यक चिन्ह, इसे वैकल्पिक चिन्ह भी कहते हैं हम। तिर्यक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये लगाते हो आप, तिरछा लगाते हो ऐसे, जैसे राम या श्याम ऐसे लिखते हो आप, तो ऐसे लिखते समय जो चिन्ह आ रहा है उसे हम कहते हैं तिर्यक चिन्ह। उसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक चिन्ह नाम देते हैं। एक और है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, रुको 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 रुको, दीर्घ मत लिखिए, यहां लिखिए अवग्रह चिन्ह, लिखिए अवग्रह चिन्ह। और अवग्रह चिन्ह कौन सा है? यह वाला है अवग्रह चिन्ह, ठीक है। और इसके स्थान पर एक और भी प्रयोग करते हैं अवग्रह चिन्ह के लिए। अवग्रह चिन्ह के लिए हिंदी का 3 अंक भी आता है, ध्यान रखिएगा। इसे हम क्या कहते हैं? अवग्रह चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी का 3 अंक भी आता है।
देखिए यदि यहां हो गया हो तो मैं यहां लिख दूं, जगह क्यों खराब करें, अपन पास पड़ी है जगह। एक और है, देखिए 16वां, टीका सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह। देखिए टीका सूचक कौन सा है, टीका सूचक चिन्ह आपका यह है, देखिए ये रहा भाई। कभी आपने इस चिन्ह का प्रयोग किया है? जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक पढ़ते हो और पुस्तक पढ़ते पढ़ते कोई शब्द आता है या पूरी मतलब पूरा एक वाक्य आता है, वाक्य के दोनों पर दोहरे उद्धरण चिन्ह लिखे होते हैं, ऊपर जाके 1 नंबर लिखा होता है और फिर नीचे फुटनोट में लिखा होता है एक, उसके बारे में कुछ लिखा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। और ये देखिए इस रूप में लिखा जाएगा। मैं इसको भी इनको भी कोष्टक में लिखना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है, ये एक पूरा शब्द हो गया और टीका चिन्ह यहां लिखा जाता है। देखिए इस तरह से ऊपर क्यों लिखा जाता है, लिखते हैं जो शब्द, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर जैसे संधि, ठीक है, और अब ऊपर लिख दिया मैंने एक और नीचे फुटनोट लिख दिया वापस एक, ऐसा चलता है। तो ये क्या टीका सूचक चिन्ह कहलाता है, कौन सा, ये वाला, कि भाई ये संधि है, यह संधि की परिभाषा लिख दी मैंने और वहां लिख दिया, नीचे ये लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप जो परिभाषा पढ़ रहे हैं ये उस लेखक की स्वयं की नहीं है, लेखक ने खुद ने किसी और पुस्तक से उठा करके यहां लिखी है, स्रोत लिया उन्होंने। जो बोलते हैं ना कि स्रोत क्या है, वो दर्शाने के लिए, आजकल ये भाषा में चलता है कि स्रोत दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम, टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए किसी प्रकार चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो आप, इसके लिए आप किसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। जैसे इसका प्रयोग कर सकते हो आप, मतलब स्टार का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, हैच का प्रयोग कर सकते हो, यहां पर निर्भर है कि आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं जो बहुत पुरानी पुस्तक देखते हैं तो वहां पर तो अलग तरह के चिन्ह चलते हैं, ठीक है, इस तरह से चिन्ह चलते हैं वहां पर। तो ये जो चिन्ह आते हैं लिखे हुए, ये कौन से होते हैं, टीका सूचक चिन्ह होते हैं। और इसके बाद लिखिएगा अंतिम, इसे कहते हैं इतिश्री चिन्ह, इतिश्री चिन्ह। और यह कौन सा है, यह देखिए ये वाला है, चाहे वो एक मतलब कह सकते हो पुस्तक के अंत में चिन्ह का प्रयोग करते हैं या किसी अध्याय के अंत में करते हैं, मतलब इतिश्री हो जाएगी। आप बोलते हैं श्री गणेश शुरू करते हो, श्री गणेश से शुरुआत होती है, श्री गणेश करते हैं तो खत्म कैसे करते हैं, इतिश्री। श्री गणेश का विलोम कौन सा, इतिश्री है। तो इतिश्री का मतलब इसको समाप्ति चिन्ह भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, समाप्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो ये आपका ये चिन्ह है, लिखिए आप। ये विराम चिन्ह है। ठीक है भैया, तो एक बार विराम चिन्ह पर वापस एक बार नजर डाल देते हैं, एक बार लिख लीजिए आप। ये है, तो कुल कितने हो गए, देखिए इधर से हमने एक शुरू किया, यहां पर आ जाएंगे 5, ये हो गए, और 17 कितने होते हैं, मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, 18, 19, 20, 21 और 22। 22 में से एक नहीं पढ़ेंगे, अत्यल्प वाला, बाकी 21 पढ़ेंगे, आंकड़ा रहेगा 21 का। बहुत ठीक है, वैसे मैं जानता हूं इसमें से कोई गलत करेगा भी नहीं। नाम आपको पता होना चाहिए, किस चिन्ह को क्या कहा जाता है, ये आपको आपकी जानकारी में होना चाहिए भाई। अरे कुल चिन्ह कोई नहीं पूछेगा, ये कुछ चिन्हों की संख्या निश्चित नहीं है, ध्यान रखना। कुल चिन्ह मैंने लिखा क्या यहां पर, देखिए क्या मैंने यहां लिखा कुल कितने हैं, बताया क्या मैंने कुल कितने हैं, नहीं, क्या बताया कुल कितने हैं, नहीं। यदि कुल होता तो मैं आपको सबसे पहले बताता यह इतने ही है, कुल का नहीं है।
कम ज़्यादा हो सकता है भाई, इतने तो है ही। अब इतने तो मैंने पढ़ाई दिया आपको, इतने तो जानकारी में है, और 2-4 ऐसे लगता है मुझे कि नहीं पढ़ाना चाहिए अब, ठीक है। अति हर चीज़ क्या होती है, खराब होती है, नहीं लिखते हम, जो प्रचलन में उन्हीं को कर लेते हैं। तो देख लीजिए एक बार, पूर्ण विराम खड़ी पाई वाला है, अपूर्ण विराम ऊपर-नीचे 2 बिंदी होती है, अर्ध विराम यह है, अत्यल्प विराम यह है, अल्प विराम अत्यल्प। अर्ध विराम अभी 2016 वाली भर्ती थी, जो 18 में वापस फॉर्म भर रहे थे, मूल उसको 16 वाली बोलते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया था ये योजक चिन्ह जिसे आप हाइपन कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। निर्देशक जिसे डैश कहते हैं, दोनों अलग अलग ध्यान रखिएगा। विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, इकहरा और दोहरा, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। इसको देखिए, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह, त्रुटिबोधक, तुल्यता, आवृत्ति, तिर्यक, अवग्रह, टीकाश्रू, इतिश्री, और इनके अलग अलग नाम है। कईयों के 2-2, 3-3 नाम है। इनको इसलिए पढ़ना होगा, कईयों के 2-2, 3-3 नाम है इनके। सुना रही मेरी बात आपके? तो जैसे मान लीजिए आपसे बताऊं कि आपको कौन सा एकांक, इधर देखिए त्रुटिबोधक, आपने केवल एक ही देखा ये, ठीक है। इसको अब काक चिन्ह भी कहते हैं, हंसपद चिन्ह भी कहते हैं। तो अलग अलग पुस्तक अलग नाम मिल जाएंगे, तो नाम भी पढ़ने होंगे आपको। आपके लिए नाम ही सबसे बड़ी मुश्किल है, ध्यान रखना। चिन्ह का प्रयोग मुश्किल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है थोड़ी मुश्किल है, ध्यान रखिएगा। लिख लीजिए भाई आप, ठीक है। तो पढ़ते रहे। अच्छा, एक पूछ रहे कि रेखांकन और निर्देशक में क्या अंतर है। रुको, ये कैसा प्रश्न हो गया भाई, देख लीजिए आप। मैंने इसको रेखांकित किया है, ये रेखांकन है। और निर्देशक क्या होता है, निर्देशक मतलब ये होता है, ऐसे लिखते हैं, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, और फिर मैंने यह लिखा, यहां लिखा निर्देशक है। अब मैं इसको रेखांकित करता हूं, रेखांकन हो जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा। चलिए, अब इनके बारे में बात करनी है, हम कल पढ़ेंगे इनको, जो भी है इन सब के बारे में बात करेंगे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।